इस वीडियो में हम लोग एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पढ़ेंगे। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का किस तरह से अरेंजमेंट होता है उसका स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हम लोग उसी के प्रोसेस में अरेंजमेंट ऑफ सब सेल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो एन प्लस सेल रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लिस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इंटर करेगा, उसको कंप्लीटली फिल करने के बाद हायर में इंटर करेगा एंड सो ऑन। तो उस अरेंजमेंट को निकाल रहे हैं, मीन्स ऑर्बिटल को अरेंज करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इसके लिए एक आप देखिए प्रॉपर सेटअप। n इज इक्वल टू 1, सेल 1, सेल 1 में ओनली 1s सब सेल होता है, सेल 2 में 2 सब सेल होता है, 2s भी होता है और 2p भी होता है। सेल 3 हैज s, p and d। सेल 4 हैज 4s, 4p, 4d, 4f। सेल 5 हैज 5s, 5p, 5d, 5f। n is equal to 6, 6s, 6p, 6d, 6f। 7s, 7p, 7d, 7f। वो आप गौर से देखिए। इस एरो को कनेक्ट कर देना है। एरो के ऑर्डर में आप ऑर्बिटल को राइट करते जाओ। जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ऑर्डर में ऑर्बिटल्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट देखो, सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स और सबसेल। सबसे पहले किसको कट, जिसको कट किए हो पहले उसको पहले राइट करना है। सबसे पहले कौन कटा है? 1s, 1s के बाद किसको कट किए हो? 2s, 2s के बाद क्या पहले कटा है? 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। ठीक अरेंजमेंट हुआ। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। ये अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी।
ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मींस ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिस इज द ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन पहले इसमें बढ़ेगा, 2s कंप्लीट हो जाएगा तो 2p में जाएगा, 1s कंप्लीट होगा तो 2s में जाएगा, 2s कंप्लीटली फिल्ड होगा तो 2p में जाएगा, 2p कंप्लीटली फिल्ड होगा तो 3s में जाएगा, 3p कंप्लीटली फिल्ड होगा तो 4s में जाएगा, एंड सो ऑन। दिस पैटर्न विल बी फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका अरेंजमेंट का तरीका। अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1 मींस हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो किस में जाएगा जी, 1s1। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर तो 1s2। लिथियम 3 एटॉमिक नंबर तो 1s2। यू नो वन इस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो 1s2 फुलफिल्ड हो गया। तो इसके जस्ट आगे वाला ऑर्बिटल क्या है, 2s है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। उसके बाद बेरिलियम 4 1s2 2s2। उसके बाद बोरॉन 5 1s2 मीन्स 1s सब 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। इलेक्ट्रॉन अगला सबसे में जाएगा 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2s can't have more than 2 electrons. You know a subcell has only one orbital. 1s हो 2s हो 3s हो 4s हो 5s हो कोई भी s हो, a सबसेल अगर है तो उसके पास only one orbital होगा, and only one orbital can have only 2 electrons, maximum 2 electrons, maximum 2 electrons। तो 2s2 फुलफिल्ड हो गया। तो अभी और इलेक्ट्रॉन है तो आगे वाले ऑर्बिटल में जाएगा। तो 2s का आगे क्या है जी, 2p है तो 2p1। कार्बन 6 1s2 2s2 2p 4 हो गया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचा होता 2p2। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3 7 हो गया। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p दोनों को मिलाकर 4 हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन अभी 4 और है तो 2p4। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। नियोन 10 1s2 2s2 2p कितना बचा जी, अभी 6 बच रहा है तो 2p6। सोडियम 11 1s2 2s2 2p6। अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 2p के बाद, क्योंकि 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2p के बाद क्या है जी 3s1। मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 फुलफिल्ड हो चुका है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 13 है, अभी 12 भी हुआ तो उसके आगे ऑर्बिटल में जाएगा। तो 3s के बाद क्या आएगा जी 3p1। इसके बाद सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब फॉस्फोरस के बाद सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एंड सो ऑन। इस क्लोरीन के बाद आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इस तरीका से आप लिखते जाओगे। अब आर्गन के बाद आपका पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 कितना यहाँ तक 18 हो गया, एक 19। उसके बाद कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम Sc21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो कितना हो गया जी 20 हुआ। अभी एक और इलेक्ट्रॉन है तो 4s के बाद क्या है 3d1। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो जी, इट इज राइट दैट एनर्जी ऑफ 3d इज मोर देन 4s, सो 3d ऑर्बिटल विल filled first or 3d orbital will filled before, sorry, 4s orbital will filled before 3d orbital। 4s ऑर्बिटल फील्ड होगा 3d से पहले, ये राइट है क्योंकि 4s एनर्जी 3d से कम है। लेकिन ये भी उतना ही राइट है कि 4s सेल नंबर 4 का सबसेल है और 3d सेल नंबर 3 का सबसेल है। अब आप बताओ सेल नंबर 4 आउटर होगा कि सेल नंबर 3 आउटर होगा? क्योंकि सबसे पहले कौन सेल रहता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो सेल नंबर 4 और सेल नंबर 3 में आउटर सेल कौन हुआ? तो 4 हुआ। तो रूल होता है कि आउटर सेल के सबसेल को आउटर लिखो और इनर सेल के सबसेल को इनर लिखो। भले ही 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, बट पहले लिखेंगे 3d को, बाद में लिखेंगे 4s को, क्योंकि हमारा 3d सेल नंबर 3 का सबसेल है एंड 4s सेल नंबर 4 का सबसेल है और सेल नंबर 4 इज आउटर देन 3 सेल नंबर 3। दैट्स व्हाई वी फर्स्ट राइट 3d देन 4s। इस तरह से लिखने का एडवांटेज क्या है वो आपको आगे दिखेगा, इसलिए यहां पे ऐसे नहीं राइट करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद 3d लिख देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में डालेंगे जी 4s2 डाल दिया। अब देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, कितना है जी 21 है। एक बच रहा है तो जो बच रहा है डाल देंगे 3d1 4s2। सिमिलरली स्कैंडियम के बाद टिटेनियम का 22 होता है, तो यहाँ भी सब कुछ चाहिए होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d से लिख देंगे 4s2। फिर काउंट करेंगे 20 हो गया, 2 बच रहा है तो 2 3d में डाल देंगे और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर वेनेडियम 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 4s2। तो ये 3d 3 बाद में, पहले 4s2 डाल दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में डाला। अब चेक करें कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये 20 हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 3 किस में डाल देंगे 3d। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2। चेक करते हैं 20 हो गया, 4 बच रहा है, 4 डाल देंगे। बट एक्सपेरिमेंट्स देखा गया कि यह क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन नहीं होता है। क्रोमियम अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, डी में देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन्स है और आपको पता है डी में मैक्सिमम कितना हो सकता है 10। जब डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो फुल फिल्ड होगा, डी में जब 5 होगा तो हाफ फिल्ड होगा। एंड यू नो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तब भी वो मोर स्टेबल होगा, अगर वो फुल फिल्ड है तब भी मोर स्टेबल होगा। और हर एटम चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखना, तो क्रोमियम भी चाहता है कि इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो और ये चाहत पूरा हो सकता है क्योंकि डी के पास 4 है। अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा तो 3d 5 हो जाएगा, मीन्स डी भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और 4s भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। 4s अभी फुल फिल्ड है, 4s 2 है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आने पे ये सबसे फुल फिल्ड होता है। फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी मोर स्टेबल फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल होता है और हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है। तो अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाता है तब भी 4s स्टेबल रहेगा, लेकिन साथ में 3d भी स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमियम के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, क्रोमियम अपने 4s के एक इलेक्ट्रॉन को 3d में ट्रांसफर करके
अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बना लेता है, और इस तरह से वो हम लोग बोलते हैं कि क्रोमियम हैज़ एक्सेप्शनल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम हैज़ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, यह हुआ क्रोमियम का आपका एक्चुअल में का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप यही याद रखना। अब क्रोमियम के बाद हम लोग आते हैं मैग्नीज पे, 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2, कितना बच रहा है जी 5, तो 5 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब मैग्नीज के बाद हम लोग आयरन के पास आते हैं, Fe26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2। अब चेक करते हैं कितना बच रहा है जी, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है, तो डी में 6 पुट कर देंगे। मीन्स एक्सेप्शनल ओनली क्रोमियम में होता है, आप याद रखिएगा। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, जो मैं बताऊंगा वो आपको पता होना चाहिए। जनरल किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देकर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करो, तो राइट करना उसी रूल को फॉलो करके जो रूल्स मैं बताया हूँ। इसके बाद कोबाल्ट 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2, कितना बच रहा है जी 7, 7 डाल देंगे। निकल 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2, कितना बच रहा है जी 8, 8 डाल देंगे इसमें। निकल के बाद कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2, अब कितना बच रहा है जी 9 बच रहा है, 9 पुट कर देंगे यहाँ पे। बट फिर यहाँ कहानी रिपीट हो जाता है, यहाँ पे 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s से चला जाएगा तो 3d फुलफिल्ड हो जाएगा। 3d के फुलफिल्ड होने से हमारा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, तो ऐसा ही करता है। यहाँ पे कॉपर ऐसे नहीं, कॉपर अपने 4s के 1 इलेक्ट्रॉन को d में ट्रांसफर कर देता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉपर के पास भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्सेप्शनल ड्यू टू मोर स्टेबल फुलफिल्ड ऑर्बिटल, मोर स्टेबल फुलफिल्ड ऑर्बिटल, और यहाँ भी एक्सेप्शनल होता है ड्यू टू मोर स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इसके बाद जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2, कितना बच रहा है जी 10 बच रहा है, 10 इसमें डाल देंगे, तो ये तुम्हारा जिंक का हुआ। इस तरह से जिंक के बाद आर्सेनिक जिंक के बाद गैलियम होगा, गैलियम 31, ये सब कुछ सही रहेगा। 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, यहाँ तक तो पहले से 31, तो 4s बाद क्या आ जाएगा 4p1। इस तरह से गैलियम का जर्मेनियम 32, ये सब ऐसा ही रहेगा, 4p2 हो जाएगा। आर्सेनिक 33, यहाँ तक सेम रहेगा, 4p3 हो जाएगा। और आर्सेनिक के बाद आपका सेलेनियम 34, 4p4 हो जाएगा। उसके बाद
सेलेनियम के बाद आपका ब्रोमीन 35, 4p5 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अब इसके बाद आ जाएगा आपका क्रिप्टन 36, यहाँ से यहाँ तक सब वही रहेगा, 4p6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 36 एटॉमिक नंबर तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन राइट किए हैं, इसमें ओनली 2 एक्सेप्शनल है। एक है क्रोमियम का, दूसरा है कॉपर का। क्रोमियम एंड कॉपर हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही दो केवल एक्सेप्शनल है। जब आप 40 एटॉमिक नंबर से आगे बढ़ोगे तो बहुत सारा एक्सेप्शनल होने वाला है चीज़, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप लर्नर हो, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट करना सीख रहे हो। अभी अगर बहुत सारी बातें बता दूंगा तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छे से सीख लो, आप समझ लो। एक्सेप्शनल केवल इसी दोनों का है, इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। एक्सेप्शनल चीज़ें स्टूडेंट डिसाइड नहीं करता है, वो उसको बताया जाता है, वो फैक्ट होता है, और जानने के बाद आप समझ जाओगे। लेकिन ऐसे आप रूल के अकॉर्डिंग करोगे। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर देकर आपसे बोलेगा राइट करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आप ऐसे ही राइट करना। और जब पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जब कंक्लूड होगा तो एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं एक्सेप्शनल जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस, कटायन एंड एनायंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एनायंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देखोगे जितना इलेक्ट्रॉन्स एटम के पास आयन के पास रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देना है रूल के अकॉर्डिंग। बट कटायन में प्रॉब्लम होगा, कटायन में थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स फॉलो होता है। देखो कैसे यहाँ पे अब अगर सोडियम प्लस का आपसे बोला है राइट करने के लिए, तो किसी कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का मीनिंग हुआ पहले एटम का राइट करो और फिर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करो। बिकॉज यू नो सोडियम प्लस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज रिमूव्ड। You will get sodium plus after removal of 1 electron from sodium. सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तब बनेगा सोडियम प्लस। तो पहले सोडियम का लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यह हुआ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे, तो याद करो मैं आपको पढ़ाया था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर सेल का निकलता है, पहले आउटर सेल का ही निकलता है। तो आउटर सेल यहाँ पे कौन है, 3s है, मतलब सेल नहीं है, 3s आउटर सेल का सबसेल है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के सबसेल्स का निकलेगा। तो 3s का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया था, क्या होगा बचेगा जी, सोडियम प्लस का क्या हो जाएगा, ये हुआ सोडियम, तो सोडियम प्लस का होगा 1s2, 2s2, 2p6। वैसे ही अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम 2 प्लस का। तो पहले कैल्शियम का राइट करेंगे, एटॉमिक नंबर 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यह हुआ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हुआ जी, सबसे पहले आउटर सेल के सबसेल क्या होगा, तो कौन है, 4s है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन इसमें अब मैं आपको देने जा रहा हूं उस एटम, उस आयन का जिसके पास d ऑर्बिटल है, लाइक दिस। तो आपको निकालना है आयरन का Fe3+। अब Fe3+ का निकालना है तो पहले Fe का लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2 आप लिखते हो। मान लो पहले Fe2+ का निकालते हैं, फिर Fe3+ का निकालेंगे। अब Fe2+ का मीनिंग हुआ कि Fe से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। यहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा कि जो इनर ऑर्बिटल को इनर लिखने वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं उसका क्या बेनिफिट है। अब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले आउटर का निकलेगा। अगर तुम इस तरह से लिखोगे तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसका निकालोगे जी, 4s का निकालोगे। 4s का इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, बचेगा कि Fe2+ का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, ये हो गया।
लेकिन अगर आप उस तरह से लिखे रहते इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जैसे अकॉर्डिंग था अबोव प्रिंसिपल का, इसे इस तरह का अगर लिखे रहते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 अगर ऐसे लिखे रहते तब प्रॉब्लम हो जाता। अब आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करोगे तो किसका रिमूव कर दोगे जी? आउटर ऑफ द 3d लिखे हो, 3d में से 2 निकाल दोगे तो वो आपका एब्सर्ड हो जाएगा, मीन्स वो रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स दिस इज द बेनिफिट टू राइट inner orbital subshell of inner orbital in inner and out subshell of outer shell are outer। यह बेनिफिट है कि आप जब आयन का इलेक्ट्रॉनिक से राइट करोगे, आप कटायन का इलेक्ट्रॉनिक से राइट करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली करेक्ट ही करोगे। इसलिए आपको ही रूल को फॉलो करना चाहिए। अब तो Fe2+ का हो गया, मान लो Fe3+ से करना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब 2 तो निकाल लियो, एक और इलेक्ट्रॉन निकालो। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s के इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब 4s में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो किसका निकलेगा? अब 3d का निकलेगा, क्योंकि पहले आउटर सेल का निकलता है फिर उसके बाद अंदर का। इस चीज को समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, सबसे आगे बेंच पे है, फिर पीछे मान लो शेर अगर आ गया क्लास में, शेर आ गया तो किसको ले जाएगा? जो आगे बैठा है उसी को पकड़ के ले जाएगा। ऐसा शेर कभी नहीं करेगा, छलांग मार के अंदर जाएगा, अंदर से किसी को पकड़ के बाहर ले जाएगा, क्योंकि शेर पागल नहीं है, उसको पता है कि छलांग मार के अगर अंदर चले गए तो हो सकता है हम बाहर आ भी ना पाए, इसलिए वो सबसे पहले उसको लेकर भागेगा जो इजीली अवेलेबल होगा। वही काम यहाँ भी होगा, जब एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है मुझे तो सबसे पहले मैं उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा जिसको रिमूव करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट सबसे कम होगा, जिसका रिमूवल सबसे आसान होगा। और आपको पता है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, तो उसको रिमूव करना क्या होता है जी? ईजियर रहता है। इसलिए आउटर सेल के सबसेल के इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, उसके बाद इनर का निकलेगा। अब Fe3+ का मीनिंग हुआ 3d का भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, इस तरीका से होगा। मान लो क्रोमियम 3+ का निकालना है तो पहले क्रोमियम का राइट करो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, राइट। तो आप क्रोमियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले किसका निकलेगा जी? 4s का, 1 इलेक्ट्रॉन 4s का निकल गया, लेकिन अभी 2 और निकालना है तो किसका निकलेगा? 3d5 का निकलेगा, तो d में से भी 2 निकल गया तो d में बचेगा कितना? 3। तो क्रोमियम 3+ का क्या हो जाएगा जी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3, राइट। तो इस तरीका से आप कॉन्फिगरेशन राइट कर सकते हो। अब एनायन का देख लो थोड़ा, आपसे बोलेगा P3- का राइट करो, तो फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 15, 3 निगेटिव आ गया, मीन्स टोटल कितना हो गया जी? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, तो राइट करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देख लो कितना हो गया? 2 4 6 10, 10 तो 12 12 6 18 हो गया। तो एनायन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास, क्योंकि एनायन में आप एटम को इलेक्ट्रॉन देते हो तो जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है उस सारे इलेक्ट्रॉन्स को रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। बट कटायन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो रिमूवल का रूल नहीं है, इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एंट्रिंग का रूल पढ़े हो। रिमूवल का रूल वही है कि जो आउटर है वो पहले रिमूव होगा, उसके बाद वाला मीन्स इनर, उसके बाद रिमूव होगा। तो इस तरीका से हम लोग कटायन आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन राइट कर सकते हैं। अब आप किसी भी एटम आयन का कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस। ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब मैटर का हम लोग पढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एलिमेंट्स के कॉन्टेस्ट में अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 ही होगा, आइदर डायमैग्नेटिक अदरवाइज पैरामैग्नेटिक। हम लोग यही 2 प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। अब डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले डिस्कस करते हैं डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक करेंगे। देखो जी,
डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। आप समझ ही रहे हो कि बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसका रूल्स भी है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होगा। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड का मीनिंग आप समझते हो, पेयर्ड का मीनिंग, अब पेयर्ड का मीनिंग हुआ दो इलेक्ट्रॉन जिसका स्पिन अगर अपोजिट है और एक साथ है तो पेयर्ड है। एक कोई ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड है तो पेयर्ड पक्का होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और उन दोनों का स्पिन अपोजिट रहता है। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट अगर ऑर्बिटल्स आपका अनपेयर्ड है, मीन्स ऑर्बिटल्स आपका हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मीन्स ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, तो फुल फील्ड होगा तो 2 और हाफ फील्ड होगा तो 1। तो ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है तो सारे ऑर्बिटल अनपेयर्ड होगा, मीन्स सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। किसी एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वह होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस और डाईमैग्नेटिक एलिमेंट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहने की वजह से डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ाया हूं कि इलेक्ट्रॉन के स्पिनल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होता है उसको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। जब और किसी एटम के पास अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन which cancels each other। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव नो नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और यही होता है हमारे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज नेट 0 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। पहली बात। आगे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक तरह से हम लोग नॉन मैग्नेटिक जैसा बोलते हैं, बट एग्जैक्टली नॉन मैग्नेटिक होता नहीं है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वह मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को पार्शियली रिपेल करता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, उस रीजन में जब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को ले जाइएगा तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को पार्शियली रिपेल करेगा, मीन्स उस मैग्नेटिक फील्ड को पार्शियली रिपेल करेगा। अब ऐसा क्यों करता है? जब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बोल रहा हूं कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फिर इसको कुछ भी नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी नो इंटरेक्शन विथ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअली डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस पार्शियली रिपेल्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप नहीं समझ सकते हो। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे 12th क्लास का, 11th क्लास का भी नहीं, 12th क्लास के फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे मैग्नेटिज्म, उसके बाद आप इस बात को समझ सकते हो। तो फिर अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, मौका मिलेगा ही, सॉलिड स्टेट में पढ़ना है इस मैग्नेटिज्म को, डाईमैग्नेटिज्म को दोबारा से, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों पार्शियली रिपेल करता है। लेकिन अभी ये बात नहीं समझ सकते। अभी आप केवल याद रखना कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को पार्शियली रिपेल करता है। अब आप देखिए, मीन्स डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज 0 unpaired electrons, that means all electrons are paired, all electrons are paired, all electrons are paired. So net spin only magnetic moment of diamagnetic substance
इज 0। इसका फॉर्मूला भी है म्यू एस, स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का म्यू एस हुआ आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 BM। याद होगा आपको, मैं इस पहले बताया हूं आपको, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n is number of unpaired electrons, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देख लो जी, जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो n का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। हियर मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी देख लो, हियर n इज इक्वल टू 0, सो म्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 0 इंटू 0 प्लस 2 BM मीन्स क्या हो जाएगा जी, 0। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का स्पिन वाले मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पार्शियली रिपेल करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। इसको देखो, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर हम रख दिए हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। ये सब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मीन्स आप देख रहे हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलली आ रहा है, लेकिन जैसे ही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास आया रिपेल्ड हो गया, इसलिए इस तरह शिफ्ट हो गया, फिर जब आगे बढ़ा तो फिर इस तरह से आगे बढ़ गया। मीन्स डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पार्शियली रिपेल करता है एक्सटर्नल फील्ड पे ले जाने के बाद। ये ऐसा क्यों करता है, इस चीज को आप बाद में समझोगे। अभी आप इतना ही याद रखो कि ऐसा करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो जी, मैग्नेटिक, पैरा का मतलब होता है आधा, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक। यह सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अर्ध मैग्नेटिक होता है, मीन्स आधा मैग्नेटिक होता है। पैरा, इसलिए पैरा मिलिट्री फोर्स तुम लोग नाम सुना होगा, पैरा मिलिट्री फोर्स जिसको CRPF को बोलते हैं, वो आधा मिलिट्री होता है और आधा पुलिस होता है। मिलिट्री का काम क्या है जी, बॉर्डर को देखना, दूसरे कंट्री से कोई प्रॉब्लम उसको देखना। पुलिस का काम क्या है जी, सोसाइटी के प्रॉब्लम को देखना। लेकिन CRPF जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस होता है वो दोनों काम करता है। उसी तरह से ये भी है, पैरामैग्नेटिक है, न पूरी तरह से मैग्नेटिक है न पूरी तरह से नॉन मैग्नेटिक है, ये अर्ध मैग्नेटिक है। मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद अगर इसको मैग्नेटाइज करोगे तो मैग्नेटिक से बिहेव करने लगता है। इसके ऊपर अगर करंट आप कॉइलिंग कर दो वायर का और उससे करंट पास कराओगे तो यह मैग्नेट बन जाता है। लेकिन फिर जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करोगे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है एक तरह से। लेकिन ये तो हुआ इसका प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रॉनिकली कैसे रिलेटेड है, तो अगर किसी सब्सटेंस के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। मीन्स किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, बट अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। मीन्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव नॉन जीरो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इनके पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो नॉन जीरो होता है। मीन्स कुछ ना कुछ पक्का होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कुछ ना कुछ रहता है, इसलिए इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता है। अब इसके पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मीन्स डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म उसको बोलते हैं, उतना ही ज्यादा होगा। मीन्स किसी के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 2 है,
तो 2 अनपेयर्ड वाले का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा होगा, किसी के पास 3 है तो 3 वाले का 2 से भी ज़्यादा होगा, किसी के पास 4 है तो 4 वाले का 3 से भी ज़्यादा होगा, किसी के पास 5 है तो 5 वाले का 4 से भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अब अगर किसी एलिमेंट के पास डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको हम बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक हो गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वह होता है जो परमानेंट मैग्नेट होता है, उसको एक बार अगर उसके ऊपर करंट मीन्स वायर का कॉइलिंग करके अगर करंट पास करा दोगे तो एक बार अगर वो मैग्नेट बन गया तो थ्रू आउट द लाइफ वो मैग्नेट रहेगा। मीन्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर परमानेंट मैग्नेट, बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर टेम्पोररी मैग्नेट, ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है। लेकिन अगर पैरामैग्नेटिज्म में भी डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फेरो बन जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को तुम सब जानता भी होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, it has unpaired electrons, it has unpaired electrons. So a spin only magnetic moment, so a spin only magnetic moment is non-zero, स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होगा। और निकालने का वही तरीका है, म्यू एस इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2bm। एज फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 1, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका म्यू एस कितना होगा जी? 1 इंटू 1 प्लस 2 bm मीन्स क्या हो जाएगा जी? √3bm। इफ n इक्वल टू 2 तो म्यू एस क्या होगा जी? 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? √8bm एंड सो ऑन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ता है, यह टेम्पोररी मैग्नेटिक से बिहेव करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को पार्शियली अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पार्शियली अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप देखिए यह है पैरामैग्नेटिक, यह मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को अट्रैक्ट, पार्शियली अट्रैक्ट कर रहा है। ये अट्रैक्ट करता है तो बात समझ में आता है क्योंकि ये खुद ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला है, इसलिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है, और जब डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस मटेरियल को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर परमानेंट मैग्नेट। फेरो materials are permanent magnets, permanent magnets, as for example iron, cobalt, nickel, etc. ये सब फेरोमैग्नेटिक है। बट पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस का प्रॉपर्टी में बताया, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वह पैरामैग्नेटिक है, और अगर
पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो फेरोमैग्नेटिक बन जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक लाइन से फोर्सेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पार्शियली अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक टेम्पोररी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। आइडेंटिफाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेट म्यूएस मीन्स जो स्पेसिस यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है कि पैरा है कि डाई है, और अगर वो पैरा है तो म्यूएस कैलकुलेट करो। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 1 by 1 करके। सबसे पहले हम लोग के पास सोडियम है। सोडियम का हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि सोडियम पैरा है कि डाई है, और डाई अगर हो गया तो काम खत्म हो गया, म्यूएस 0 हो जाएगा। बट अगर पैरा है तो म्यूएस कितना होगा। सबसे पहले पता करें कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कैसे करते हैं, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर राइट करते हैं, तो राइट करो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जितने भी सबसेल आपके फुलफिल्ड है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिकॉज ऑल फुलफिल्ड सबसेल्स हैव फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, और जैसे ही ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों क्या होगा जी पेयर्ड होगा। तो फुलफिल्ड सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। तो देख लो ये फुलफिल्ड यहाँ तक फुलफिल्ड है, तो यहाँ तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेयर्ड किस में हो सकता है जी, तो 3s में हो सकता है क्योंकि वो फुलफिल्ड नहीं है। तो 3s1 एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड कितना हो गया सोडियम के पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1। जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ वैसे ही क्लियर हो गया कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। पैरा को शॉर्ट फॉर्म में पैरामैग्नेटिक को पैरा लिख सकते हो, मीन सोडियम इज ए पैरामैग्नेटिक। अब जैसे पैरामैग्नेटिक हुआ अब आपको म्यूएस निकालना होगा, तो म्यूएस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 2bm, तो म्यूएस कितना हो गया जी √3bm। √3bm वो क्या लिख सकते हैं 1.732bm, राइट। इसके अलावा आप देखते हैं सोडियम के बाद देखते हैं हम लोग कैल्शियम को। कैल्शियम का निकालना है तो बताना है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है और फिर म्यूएस कैलकुलेट करना है। तो आपको किसी का भी पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन तो राइट करना ही होगा, और अननोन है तो अगर पहले से याद रखे हो तो अलग बात है। तो राइट करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना 10 12 18 20 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि कितने सबसेल फुलफिल्ड है। तो ऑल आर फुलफिल्ड, सब के सब फुलफिल्ड है। अगर सभी सबसेल फुलफिल्ड है इसका मीनिंग हुआ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के पास कोई अनपेयर्ड नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 का मीनिंग हुआ डायमैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक होने का मीनिंग हुआ म्यूएस 0 हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आयरन Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन है। 26 इलेक्ट्रॉन को राइट करो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, राइट। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। ये सब फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड कौन नहीं है 3d6, यही एक है जो फुलफिल्ड नहीं है। जो फुलफिल्ड नहीं है सबसेल उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब उसमें कितने अनपेयर्ड है ये पता करने के लिए उसका ऑर्बिटल पिक्चर लिखो। तो 3d6, 3d के पास 5 ऑर्बिटल होता है।
हूंड्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होगा, सब में एक एक डाल दो। 5 हो गया, अभी एक बच रहा है तो पेयरिंग शुरू हो जाएगा। देख लो कितना अनपेयर्ड है जी, 4। तो 3d6 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ वैसे ही पैरा। अब म्यूएस कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। म्यूएस इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, फोर इंटू 6 अंडर रूट 24, 4.9 bm। तो इस तरीका से आप कैलकुलेट कर सकते हो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इस पे मैं यहाँ पे होमवर्क आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे 15-20 क्वेश्चन में दूंगा जिसको आप घर पे अपना करना। कैलकुलेट म्यूएस ऑफ फॉलोइंग एटम एंड आयंस। म्यूएस के साथ साथ आप पैरा डाई भी बताना लगे तो पता चल ही जाएगा आपको, बट पैरा डाई लिखना है, म्यूएस कैलकुलेट करना है। इसमें क्रोमियम 3+, स्कैंडियम 3+, वेनेडियम 2+, वेनेडियम, टाइटेनियम 4+, पोटेशियम प्लस, सल्फर 2-, Fe2+, Mn2+, मैग्नीशियम 2+, कॉपर 2+, जिंक 2+, कोबाल्ट 3+, निकेल 2+, आर्सेनिक 3-, फास्फोरस, गैलियम, जर्मेनियम, इस सब का आपको म्यूएस कैलकुलेट करना है और सबका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैराडाई भी आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हर एंट्रेंस एग्जाम में आता है, वो आपका जेईई मेन हो, नीट हो, जे एडवांस हो, सब में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हाँ क्वेश्चन आपसे बोलेगा, आपसे पूछेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम हैव आइडेंटिकल स्पिन क्वांटम नंबर। मैक्सिमम मीन्स आइडेंटिकल टाइप ऑफ maximum number of electrons of sodium which have identical type of spin quantum number means एक टाइप के स्पिन क्वांटम नंबर का क्वांटम नंबर रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर। मीन्स कितने ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है सोडियम के पास जिसके पास आइडेंटिकल स्पिन क्वांटम नंबर हो। तो देखो जी पहला पॉइंट तो यह फर्स्ट पॉइंट कि जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका स्पिन आपका एक का अगर प्लस अप होगा दूसरे का माइनस अप होगा। तो किसी एटम के पास मान लो अगर 10 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 का स्पिन प्लस अप होगा, 5 का माइनस अप होगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी के स्पिन को आपको देखना है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 10 आपका पेयर्ड है। तो 5 का स्पिन हो गया प्लस हाफ, 5 का माइनस हाफ, 5 इलेक्ट्रॉन्स का हो गया प्लस हाफ, 5 का माइनस हाफ हो गया, राइट। फाइव इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पिन होगा प्लस हाफ, ms प्लस हाफ, और s5 के पास हो गया माइनस हाफ। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो पेयर्ड वाले का स्पिन अपोजिट होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसका प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। तो इसका अगर प्लस हाफ होगा तब प्लस हाफ वाले का नंबर 6 हो जाएगा, इसका माइनस हाफ होगा तब माइनस हाफ वाले का नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सोडियम के पास मैक्सिमम ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन है जिसका एक टाइप का स्पिन हो सकता है, तो कितना होगा जी, 6 आंसर होगा, 5 + 1 6। तो आपने सोडियम में 11 था तो आपने एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, मतलब एक ऑड था, हटा दिया, इवन 10 हो गया, 10 को आपने आधा आधा कर दिया। जनरली केसेस में ऐसा कर सकते हो। जैसे मान लो कैल्शियम आ गया, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 के पास प्लस हाफ, 10 के पास माइनस हाफ,
लेकिन ये हर जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लो आयरन है तुम्हारा, ये वहीं पे हो सकता है जहां पे सभी इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड हो। आयरन में 26 है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बोलोगे 13 का सेम टाइप का, 13 का सेम टाइप का, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आयरन केस में 3d6 ऑर्बिटल रहता है जो कंप्लीटली फिल नहीं है। तो आयरन में देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2 ये होता है। तो ये फुलफिल्ड है और ये फुलफिल्ड है, मीन्स आयरन के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। 20 क्या, 3d6 में से 2 और कर दो, मीन्स 26 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। आपको पता है, अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले, 3d6 मीन्स 3d6 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड है, तो 4 को हटा दो तो 20 पेयर्ड हो गया, तो 2 पेयर्ड यहाँ का 22 पेयर्ड हो गया। तो 22 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 11 का स्पिन प्लस ऑफ होगा, 11 का माइनस ऑफ होगा। 11 का स्पिन होगा प्लस ऑफ और 11 का होगा माइनस ऑफ। लेकिन ये जो 4 बचा, उस 4 का अगर प्लस ऑफ होगा तो प्लस ऑफ वाला हो जाएगा तुम्हारा 15 इलेक्ट्रॉन, और 4 का माइनस ऑफ होगा तो माइनस ऑफ वाला हो जाएगा क्या, 15 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सेम टाइप का स्पिन होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि इस एटम में, जिस एटम जैसे मान लो कैल्शियम का था, आप कैल्शियम के बाद मान लो स्कैंडियम का होगा 21, तो स्कैंडियम में आपको बताया कि केवल 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, एक 20 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है, तो 20 में 10 का हाफ, 10 का माइनस हाफ, फिर एक इलेक्ट्रॉन जो हुआ उसको कर दोगे आप। लेकिन आयरन में 26 है, लेकिन 13 का हाफ, 13 का माइनस हाफ नहीं है, क्योंकि आयरन का 26 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, उसके पेयर्ड कितने हैं 22, 4 कितने अनपेयर्ड। तो ये आपको पता रखना पड़ेगा, जितने पेयर्ड होंगे उनका हाफ ऑफ कर दो, और जो अनपेयर्ड बचा वो सेम टाइप का होगा, तो अनपेयर्ड के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। और इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आंसर करें। जैसे मान लो क्रोमियम का है, तो क्रोमियम का में कितना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 क्रोमियम का यह है। तो यहाँ तक तो पेयर्ड है, मीन्स 2, 4, 10, 18 मीन्स 18 पेयर्ड है क्रोमियम का, ये 6 अनपेयर्ड है। तो 18 जो पेयर्ड है उसमें 9 का प्लस ऑफ, 9 का माइनस ऑफ। अब 9 में जो 6 आ गया तो 9 में 6 ऐड कर दो, क्या 15 हो जाएगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन का वन टाइप का स्पिन होगा। अब वो प्लस ऑफ भी हो सकता है और माइनस ऑफ भी हो सकता है। एग्जाम में यही पूछता है कि किसी गिवन एलिमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ इस एलिमेंट के पास वन कितने मैक्सिमम ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसके पास वन टाइप का स्पिन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आपको नीट के पास्ट क्वेश्चन मिलेगा, जेईई मेन के पास्ट क्वेश्चन मिलेगा, जेईई एडवांस के पास्ट क्वेश्चन मिलेगा इस पैटर्न पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन बनता है इसमें, और वो भी मैं भी आपसे टेस्ट में पूछूंगा भी, इसलिए इस बात को ध्यान से समझो आप सब। जैसे आपको क्रोमियम दे दिया, यहाँ पे क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन आपको पता है। अब बोलेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम हैव n+l वैल्यू 4। पूछेगा कि क्रोमियम के पास कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसके पास n+l वैल्यू 4 है। तो देखो n+l किसके एग्जाम 4 हो सकता है, 4s का n आपका 4 है और 4s का l 0 होता है, तब 4s का n+l 4 हो गया। 3d का n+l चेक करो, 3d का n आपका 3 है, l 2 है, तो 5 हो गया, नहीं होगा। 3p का चेक करो आप, 3p का n आपका क्या है 3 है और l क्या है 1 है, सम कितना हो जाएगा जी 4 हो गया। इसका मीनिंग हुआ 3p का भी n+l 4 है, 4s का भी n+l 4 है, तो n+4 वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया, तो n+l जिसका 4 है वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया, 3p में 6 है और 4s में 1 है, टोटल कितना हो गया जी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मींस क्रोमियम हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स which n+l value is 4. Chromium have 7 electrons which n+l value is 4. इस तरह से पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि क्रोमियम के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ इसका l का वैल्यू 0 हो। तो l 0 किसका होता है जी, s का होता है, तो 1s का इलेक्ट्रॉन भी आएगा उसके अंदर,
2s का इलेक्ट्रॉन भी होगा, 3s का भी होगा, 4s का भी होगा। फिर आपसे बोल देगा कि क्रोमियम के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम विच L इज 1, जिसका L का वैल्यू 1 हो। तो L का वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, P सब सेल हुआ, तो 2p का इलेक्ट्रॉन भी L1 में आएगा, 3p का भी L1 में आएगा। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है और सभी क्वेश्चन का आंसर यहीं पे रखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ाया हूँ।